बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन एनएमडी कैट 2021 के केमिस्ट्री के टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन को, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास 4 लिक्विड्स हमें दिए गए हैं, इसमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा लिक्विड है जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना होगा कि इनमें से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में पाई जाती हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होती हैं। तो अगर हम अल्फा और चार्ली में देखें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बीटा और डेल्टा में देखें तो यहां पर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फिनोल और एथेनॉल। ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इससे यह साबित हुआ कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो ग्रेटर देन प्रोपन और बेंजीन होंगे। लेकिन अब इनमें कंपैरिजन करना है कि फिनोल और एथेनॉल इनमें से किसका ज्यादा है। तो इसमें हमें यह कंपैरिजन करना होगा कि एक तो नंबर ऑफ कार्बन फिनोल में ज्यादा है, 6 है, और एथेनॉल में 2 है। साइज भी फिनोल का बड़ा है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ द अदर लिक्विड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, देन जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की जाती है वाटर को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उस वक्त क्या होता है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ओनली 2 फैक्टर्स। एक इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और दूसरा इसमें एक्सटर्नल प्रेशर होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो अल्फा में है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ऐसा भी नहीं होता। बीटा में है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, तो ऐसा भी नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, यस इट्स ट्रू, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर पे। इस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रही, ना तो प्रेशर चेंज हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सेम है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम डिस्कस करें तो वो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ। वो कौन सा लिक्विड है या वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिर्फ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो यहां पे ये इनकरेक्ट हो गया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये नहीं है। इसमें चार्ली राइट आंसर होगा हमारा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आयोडीन। ये एक तो नॉन पोलर है, दूसरा इसका साइज ग्रेटर होता है। अब आप कहेंगे कि हीलियम भी तो नॉन पोलर ही है, लेकिन हीलियम का साइज कम है। मोस्ट प्रोमिनेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता। क्लोरोफॉर्म में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एथेनॉल भी एक पोलर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर जो है ये भी एक पोलर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप एक छोटा सा क्लिप इसमें याद रखें कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होता ऑक्सीजन के साथ, इसी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं पाई जाती। तो इसमें एसिटाल्डिहाइड डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्रिस्टल लेटस ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू। आइस के क्रिस्टल लेटस में हर ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अल्फा होगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसा कि आपको यहां पे पिक नजर आ रही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला नजर आ रहा है कि 2 जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच है विद ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज मिनिमम वेपर प्रेशर। मिनिमम वेपर प्रेशर किसका होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। मैंने फिर ये अल्फा बीटा और चार्ली में ये सारे के सारे पाए जाते हैं अल्डिहाइड्स होते हैं, तो अल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एथेनॉल डेल्टा में पाया जा रहा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिहाजा इसका वेपर प्रेशर भी सबसे कम होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है,
हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वोलाटाइल। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी इज हाउ इजीली अ सब्सटेंस इज वेपोराइज्ड, कि कितनी आसानी से एक सब्सटेंस वेपोराइज्ड वेपर्स की शक्ल में जा सकता है, वो उसकी वोलेटिलिटी है। और वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब हमने देखना है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है HCl का, यह आपको ऑर्डर भी सामने नजर आ रहा है कि HCl का सबसे कम होता है, देन HBr, देन HI और HF का सबसे ज्यादा होता है। HF का सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है और वोलेटिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसको हम इजीली वेपोराइज्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, spontaneous change of a liquid into its vapor is called evaporation. Identify the incorrect statement about the evaporation. Evaporation के about incorrect statement हमें ढूंढनी है। अल्फा में है it is natural and continuous, तो ये नेचुरल प्रोसेस भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बीटा में है इट इज एक्सोथर्मिक, तो ये रॉन्ग होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होता, बल्कि एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, रिलीज नहीं होता। चार्ली में है कि इट काजेस कूलिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है एवेपोरेशन के अकॉर्डिंग। और डेल्टा में है इट इज अ सरफेस फिनोमिना, तो ये सरफेस पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं। तो बीटा विल बी द राइट आंसर, इट इज एक्सोथर्मिक, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट रिगार्डिंग एवेपोरेशन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। कौन सा फैक्टर है जो कोई इफेक्ट नहीं रखता वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड पे? तो अगर हम अल्फा में देखें तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, कोई इफेक्ट नहीं होता इसका वेपर प्रेशर पे। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता वेपर प्रेशर पे। सरफेस एरिया चार्ली में है तो इसका भी कोई इफेक्ट। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज कंडेंसेशन प्रोसेस। अगर अमाउंट ज्यादा होगी तो उतनी कंडेंसेशन भी तो ज्यादा होगी, अगर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ज्यादा होगा उतनी उसकी कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, लिहाजा वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जितनी वेपोरेशन की तादाद, वेपोराइज्ड मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, इतनी कंडेंसेशन का प्रोसेस भी बढ़ता चला जाएगा, तो वेपर प्रेशर पे उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वेपर प्रेशर जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनमें साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें उसने लिखा हुआ है हीट के लिहाज से ऑर्डर दिया हुआ है, तो हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन ये सबसे ज्यादा होती है, इसमें सॉलिड वेपर में कन्वर्ट करना होता है। एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ये किससे ज्यादा होती है? ये फ्यूजन से ज्यादा होती है, इसमें एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है। वेपर किसी भी चीज के बनाने आसान नहीं होते, ज्यादा हीट रिक्वायर होती है। और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास आता है एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, इसमें एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर मेल्ट किया जाता है, तो यही इनका चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू, इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? ये तो हमारा मिडिल क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, क्योंकि आइस जब बनती है वाटर मॉलिक्यूल्स से, वाटर से जब आइस बनती है तो उस वक्त उनकी अरेंजमेंट हो जाती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाती है। जब स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, तो इसी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दोनों के दोनों सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर अपना 13 देखें, वो कहता है एट माउंट एवरेस्ट वाटर बॉइल्स एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड, द एक्सटर्नल प्रेशर विल बी एक्सटर्नल प्रेशर। हमें पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट के, तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर माउंट एवरेस्ट पे जाके 323 टॉर हो जाता है, यानी कि 323 टॉर हो जाता है, तो इसीलिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो भी 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो होती है 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारी, अब इसमें अगर हम देखें
तो जो हमने प्रेशर का जो ऐसे यूनिट लगाया ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और केल्विन जो है वो हमारे पास टेम्परेचर का ऐसे यूनिट है। तो इसी तरह से इनके ऐसे यूनिट्स लगाने से हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल आती है। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो इसमें है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज ऑलवेज, क्रिटिकल टेम्परेचर एक गैस का ऑलवेज क्या होता है, लेस देन दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट करता है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। और नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंक्स वन स्पाइरल डीएनए टू द अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट देयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी। इसकी रीजन ये है कि एक तो इसमें बोथ लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होते हैं इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों के दोनों पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, और दूसरे इसके दोनों पेयर्स जो इन्वॉल्व होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसकी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कंपाउंड आयन डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट। आयन डाइपोल फोर्सेस इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आयन होगा एक तरफ और दूसरी तरफ डाइपोल क्रिएट होगा, उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस बनेंगे उनको आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। अगर हम इसमें देखें अल्फा में शुगर इन वाटर, तो इसमें आयन हमें नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्रोमीन इन बेंजीन, तो इसमें भी हमें आयन नजर नहीं आ रहा। और चार्ली में अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो इसमें हमें आयंस नजर आ रहे हैं कि सोडियम पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये आयन हो गया। और इसी तरह से वाटर का डाइपोल बन जाता है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस बनती है उनको आयन डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड। क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एलिमेंट के एग्जिस्टेंस को क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। और वो एलिमेंट्स जो होते हैं एक से ज्यादा जो फॉर्म्स होती हैं उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। और अगर यही फेनोमिना शो कर दे कंपाउंड्स, तो उनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और वो कंपाउंड्स पॉलीमॉर्फ्स होते हैं एलिमेंट के लिए। ये फेनोमिना एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना, इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं कि सल्फर का रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, ये दो एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से सॉलिड का होगा। अब हमें सॉलिड्स के डिफरेंशिएट करना है। NaCl आयनिक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट्स तो ज्यादा होते हैं। और दूसरे में ऑप्शन में हमारे पास है फेरस आयरन है, तो ये मेटेलिक कंपाउंड है एक। अगर हम इसमें देखें चार्ली में हमारे पास ग्लूकोज है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। डेल्टा में हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर देन द रूम टेम्परेचर होता है। तो लिहाजा इसमें हमारे पास आयोडीन है I2, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा अमंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक सॉलिड। तो इसमें हमें मेटेलिक सॉलिड को निकालना है। आयोडीन ये तो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, नॉन पोलर होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास बीटा में है सोडियम क्लोराइड, आयनिक सॉलिड है इसका। कॉपर में देखें तो कॉपर होता ही मेटल है, तो ये मेटेलिक सॉलिड ही बनाएगा। डायमंड एक कोवलेंट सॉलिड बनाता है, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो होती है। इसमें अगर हम देखें साइज सबसे कम किसका है, मैग्नीशियम का। चूंकि पीरियड में जाए तो हमारे पास साइज कम होते हैं, और अगर हम ग्रुप में डाउन जाए तो साइज इंक्रीज होते हैं। अब पोटाशियम और सोडियम, इनकी तो बात ही खत्म होगी, ये तो पहले पीरियड में पाए जाते हैं, इनके साइज ग्रेटर देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है। और अब मैग्नीशियम और कैल्शियम को अगर हम डिस्कस करें तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है कैल्शियम से, इसी वजह से इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा है कैल्शियम फेराइड। अगर नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल कौन सी है, नीचे जो कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये एक आयनिक सॉलिड है। सोडियम सल्फेट ये भी एक आयनिक सॉलिड है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये कोवलेंट सॉलिड है। बीटा में हमारे पास ग्लूकोज है जो कि एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है और नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 23 है द ब्रिटलनेस ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द रीजन दैट, ब्रिटलनेस ऑफ आयनिक कंपाउंड किस वजह से होती है? ब्रिटलनेस सबसे पहले तो हम देखते हैं ये तोड़ फोड़ का अमल होता है कि एक ही लेयर का टूट जाना और परे परे निकल देना। अब जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपोजिट आपस में होते हैं, तो इनमें पॉजिटिव नेगेटिव के सामने होता है और नेगेटिव पॉजिटिव के सामने होता है। नेक्स्ट जब हम इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने और नेगेटिव नेगेटिव सामने आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से ये टूट जाते हैं आयनिक कंपाउंड से, तो इस फिनोमिना को ब्रिटलनेस कहते हैं। तो यही उसने डेल्टा ऑप्शन में दिया है कि आयंस हैविंग द सेम चार्ज कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, अ सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो मैं पहले भी पीछे भी बता चुका हूं कि वो सॉलिड्स जो जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से थोड़ा अबव होता है और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या हीट होते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज हो गया, आयोडीन हो गया, इसी तरह से सल्फर हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करें, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज, डायमंड बैड कंडक्टर है क्यों? अल्फा में है इट हैज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होता कंडक्टेंस में। बीटा में है कि हैज हाई डेंसिटी, तो इसका भी कोई रोल नहीं होता। चार्ली में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल बी द राइट आंसर। चार्ली हमारे पास राइट आंसर होगा कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से डायमंड बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज शोन बाय, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कौन शो करता है? तो अगर हम अल्फा में देखें कैडमियम, बीटा में हमारे पास सिल्वर है। अब सिल्वर की जो फैमिली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इधर लिख दी है कि 3d10 और 4s1, ये जो 4s1 होता है ना, यही इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसकी फैमिली के साथ सिल्वर, गोल्ड और कॉपर है, तो इनका ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो कि मैंने शो भी कर दिया, इस तरह से ये स्ट्रक्चर शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडो सॉलिड, सीडो सॉलिड्स क्या होते हैं? यानी कि नाम से अगर देखें तो ये झूठे सॉलिड्स, तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं जो सीडो सॉलिड्स होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स का दूसरा नाम सीडो सॉलिड्स होता है। अब इनको इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्चुअली सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते हैं जिनकी हाई विस्कोसिटी होती है, लेकिन होते ये लिक्विड्स की तरह, लेकिन इनको अगर देखें तो ये सॉलिड्स हमें महसूस होते हैं, सॉलिड्स की शक्ल में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको सीडो सॉलिड्स कहा जाता है। तो इसमें बीटा विल बी द राइट आंसर, गिलास है ये, और NaCl ये तो आयनिक सॉलिड होता है, तो CaF2 ये भी आयनिक सॉलिड है, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करें, अमॉर्फस सॉलिड्स, तो अगर हम डेल्टा में देखें तो कैन पोजेसेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। हाँ, जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, तो इसलिए उनको क्रिस्टलिटिस कहा जाता है, क्रिस्टलिटिस का नाम दिया जाता है। तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स की ही एक प्रॉपर्टीज है। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, तो आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आयनिक सॉलिड्स को कैरेक्टराइज, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई वेपर प्रेशर, नो इनका वेपर प्रेशर लो होता है, गुड कंडक्टिंग, नो ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते। डेल्टा में देखें तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, तो यस ये सॉल्युबिलिटी होती है इनकी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्लोराइड, तो ये हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर सेंटर्ड क्यूबिक होता है, तो इस वजह से इसमें जो सीजियम है, सीजियम क्लोराइड के अंदर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सीजियम आपको सेंटर में नजर आ रहा है और हर फेस, हर कोने के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर आपको क्लोरीन नजर आ रही है। 8 क्लोरीन एटम्स एक ही सीजियम के साथ अटैच है, लिहाजा इसी वजह से सीजियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। थैंक यू।